ओके, हमने लास्ट लेक्चर में एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा कि एंजाइम्स के कौन से पार्ट्स हैं, क्या होते हैं एंजाइम्स, कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली। आज के लेक्चर में जो हमने पहले भी थोड़ा सा इसको किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, वाटर, pH, substrate, enzyme, inhibitors, end products, activators, radiation, temperature. टेम्परेचर और pH ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन फैक्टर्स हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो उनके में कोलिजन ज़्यादा होगी। कोलिजन ज़्यादा होगी तो सबस्ट्रेट जो है वो जल्दी से आकर एंजाइम के साथ बाइंड कर सकेगा, और जब वो एंजाइम के साथ जल्दी बाइंड कर जाएगा तो जाहिर सी बात है कैटालिसिस भी जल्दी हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, पर एक हद तक इंक्रीज होती है। इसमें एक लिमिट होती है, और वो लिमिट क्या है कि हर एंजाइम की अपनी अपनी खास लिमिट होती है, और वो सिर्फ उस हद तक ही रेट ऑफ एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, उससे आगे नहीं कर सकता। तो आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते जाओ तो उससे क्या होगा कि आप तो ले गए टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसमें क्या होगा, उसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एंजाइम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी तेज़ हो जाएगी कि वो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकरा कर टूट जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, एंजाइम नहीं बचेगा। तो हमने एंजाइम को डी नेचर नहीं होने देना, उसके डी नेचर होने से पहले पहले ही उससे काम लेना है। और वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी करता है, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसी तरह ऑप्टिमम पीएच होती है। हर एंजाइम की अपनी खास पीएच होती है जिस पे वो अपना वर्क एफिशिएंटली करता है। अदरवाइज उससे ज़रा से ऊपर हो या उससे नीचे हो तो वो अपना वर्क एफिशिएंटली नहीं करता, मैक्सिमम वर्क नहीं करता। नेक्स्ट वाटर है। वाटर का हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि वाटर रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर हमारी बॉडी में पानी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो नहीं पाएंगे। तो जब एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे तो लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे, कैटालिसिस होगी तो लाइफ जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट या एंजाइम। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या एंजाइम कंसंट्रेशन, ये दोनों कंसंट्रेशन बढ़ाने पे तब भी क्या होता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बट अगेन एक लिमिट तक इंक्रीज होती है। अगर आपने एंजाइम को ना बढ़ाया, एंजाइम की वैल्यू कांस्टेंट रखी, जबकि आप सबस्ट्रेट बढ़ाते गए, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब सारे का सारा एंजाइम जो है वो काम कर रहा होगा, वो फुली सेचुरेट हो चुका होगा। तो जब सारा एंजाइम फुली सेचुरेट होगा और उसमें मजीद और सबस्ट्रेट डालने पे क्या होगा, एंजाइम तो खाली था ही नहीं। एंजाइम खाली नहीं है, आपके पास कोई भी एंजाइम फ्री आपके पास पड़ा हुआ नहीं है, तो उससे क्या होगा, मजीद सबस्ट्रेट डालने पर आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है वो किसने बढ़ाना है, वो तो एंजाइम ने बढ़ाना है। अब एंजाइम फुली ऑक्यूपाइड है, एंजाइम लगा हुआ अपना काम करने। तो जब तक एंजाइम खाली नहीं होगा, जब तक एंजाइम प्रोडक्ट्स बना के नहीं छोड़ेगा, तब तक क्या होगा, सबस्ट्रेट के इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह एंजाइम है, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जाओ पर ऊपर से सबस्ट्रेट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखो, तो उससे क्या होगा, उससे भी यही होगा कि एंजाइम भी जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, पीछे सबस्ट्रेट ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, एंजाइम का रिएक्टिविटी क्या इंक्रीज होगी, नहीं इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करवा देती है, डी नेचर नहीं करवा रही,
एंजाइम को इनहिबिट करवा देती है, एंजाइम को अपना काम करने नहीं देती। तो वो तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, इनहिबिटर कहलाती हैं। उसके बाद है एंड प्रोडक्ट्स। समटाइम्स क्या होता है, एंजाइम के अपने ही एंड प्रोडक्ट्स उसको इनहिबिट करवा देते हैं। कैसे इनहिबिट करवाते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गया है तो फिर क्या होता है, पीछे सिग्नल जाता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुका है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है जितना बन गया है, तो स्टॉप हो जाओ। तो एंजाइम जो है वो स्टॉप हो जाता है, प्रोडक्ट ही उसको स्टॉप होने का सिग्नल भेज देता है। ये बिल्कुल इस तरह, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में एग्जाम्पल भी दी थी पानी के टैंक की। अगर आप पानी के टैंक, आपका घर में पानी का टैंक जो फुल हो जाता है, तो आपका प्रोडक्ट जो है, जो वाटर है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। और उस ओवरफ्लो से आपको पता चल जाता है, द प्रोडक्ट ही आपको बता रहा है, ओवरफ्लो ही, पानी ही आपको बता रहा है कि आपका टैंक फुल हो चुका है, अब आप अपने मोटर को बंद कर लें। तो यहाँ पे भी यही होता है कि एंड प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, वही बता देता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन चुका है, तो प्लीज़ पीछे से एंजाइम को इनएक्टिव कर दिया जाए। इनएक्टिव किया जाता है, डीनेचर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स बिल्कुल ऑपोजिट है इनहिबिटर्स के। जिस तरह कुछ केमिकल कंपाउंड्स, कुछ केमिकल चीज़ें एंजाइम को इनहिबिट कर सकती हैं, इसी तरह कुछ चीज़ें जो एंजाइम को एक्टिवेट कर सकती हैं। तो जो एक्टिवेट करती हैं उनको क्या कहते हैं, एक्टिवेटर्स कहते हैं। उसके बाद है रेडिएशंस। रेडिएशंस का हमें ऑलरेडी पता है कि रेडिएशंस क्या होती हैं। रेडिएशंस आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जो हमारे रेडिएशंस क्या होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, रेज होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से कुछ पास हो जाती हैं, कुछ नहीं पास होती है। हर किसी की अपनी अपनी होती है एबिलिटी कि वो पास हो सकती है या नहीं पास हो सकती। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एटम्स जो हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं तो एंजाइम्स नहीं रहते, तो एंजाइम्स जो है डीनेचर हो सकते हैं। तो रेडिएशंस की अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे भी एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाता है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। तो सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। Enzyme concentration is the amount of enzyme present in a reaction is measured by the activity it catalyzes. एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होती है, ये एंजाइम की क्वांटिटी है, एंजाइम की कंसंट्रेशन है जो चाहिए एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। As the concentration of enzymes increases, the rate of reaction proportionally increases unless all the enzymes are fully saturated. अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। अनलेस अनलेस कब तक इंक्रीज होगा, जब तक सारा का सारा एंजाइम जो है वो फुली सेचुरेट नहीं हो जाता। The relationship between activity and constitution is affected by many factors such as temperature, pH and etc. तो इसकी जो एक्टिविटी होती है वो काफ़ी सारे फैक्टर से अफेक्ट करती है और उनमें मेन फैक्टर्स आते हैं टेम्परेचर एंड पीएच वगैरह। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं तो तब भी एक हद तक एंजाइमेटिक रिएक्शन, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज होगा, उसके आगे इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि एंजाइम में खाली नहीं होगा, एंजाइम फुली सेचुरेट है। एंजाइम अब आपके पास फैक्ट्री जो है वो कम्प्लीटली अपना वर्क कर रही है, इसके ऊपर वो कर वर्क ही नहीं कर सकती, उसके पास जगह ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी और मजीद इंक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज लाया जाए तो उससे 50% टू 100% एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाती है। 50 टू 100% तक एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स
हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 1-2 डिग्रीज का चेंज ला रहे होते हैं। तो 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज लाने से क्या होता है, 10 to 20% तक हमें रिजल्ट्स अब मिल जाते हैं, जिसमें एंजाइमेटिक रिएक्टिविटी जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ होता है। पर ये क्या होता है, यहाँ भी अगेन वही बात है, एक हद तक होता है। ये आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ऊपर को जा रही है, जा रही है, टेम्परेचर यहाँ तक ले आए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी और ऊपर चली गई, टेम्परेचर यहाँ तक ले आए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी और ऊपर चली गई, टेम्परेचर यहाँ पे ले आए, यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। इससे आगे मजीद टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये टेम्परेचर और बढ़ा लिया, इधर को टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर लिया, पहले यहाँ पे अगर 50 अगर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यहाँ पे अगर अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखिए एक्टिविटी कम हो गई, नीचे आ गई, ग्राफ नीचे आ गया। तो इस तरह और मजीद बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ नीचे आता जाएगा। ये हमें बता रहा है कि टेम्परेचर एक हद तक बढ़ाने पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, उसके आगे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता। और ऑप्टिमम टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम, जिस टेम्परेचर पे, हाँ जी, जिस टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो मैक्सिमम वर्क करता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पीएच। The most favorable pH value, the point where the enzyme is most active, is known as the optimal pH. तो जितनी ज़्यादा पीएच हम बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। पर अगेन यहाँ पे भी टेम्परेचर वाली बात है कि एक हद तक इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है, उसके आगे इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी यही काम होता है कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है, एंजाइमेटिक रिएक्शन, वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे पीएच इंक्रीज करते हुए। देखो पहले यहाँ पे 2.5 पीएच थी, तो उस पर बिल्कुल जीरो रेट ऑफ रिएक्शन था, जबकि अपने 4 पे कर दी, यहाँ तक रेट ऑफ रिएक्शन पहुंच गया, 5 पे की, 6 पे की, यहाँ तक पहुंच गया, और ये 6.5 पे या 7 पे तकरीबन कितनी है, यहाँ तक पहुंच गया। इसके आगे और मजीद पीएच बढ़ाई, 8 तक लाए, तो 8 पे क्या हो गया, नीचे आ गया ग्राफ, 10 पे और नीचे आ गया, 11 पे और नीचे आ गया। तो ऑप्टिमम पीएच से आगे अगर आप इंक्रीज करते जाओगे, पीएच और मजीद बढ़ाते जाओगे, तो क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त में क्या होता है, एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाता है। जब एक चीज डी नेचर हो गई, नेचुरली वो जैसी थी अब वो वैसी रही ही नहीं, तो वो अपना काम नहीं कर सकती। एक एक ब्रिक है, एक ईंट है आपके पास, आप उस ईंट को अच्छी तरह तोड़ देते हो, उसको आपने डी नेचर कर दिया है, तो अब क्या वो ईंट रही, नहीं, क्या वो अब आपके घर बनाने का काम कर सकती है, नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह है कि जैसे जैसे अगर आप ऑप्टिमम पीएच से भी ऊपर टेम्परेचर पीएच इंक्रीज कर दोगे, तो क्या होगा, आपके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब इसी तरह हर एंजाइम की अपनी एक खास ऑप्टिमम पीएच होती है, वो सिर्फ उसी खास ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करता है। अब जैसे यहाँ पे जो एंजाइम शो किया जा रहा है, जो ग्राफ शो कर रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि इस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच है 7, जबकि कोई एंजाइम ऐसे होते हैं जिनकी ऑप्टिमम पीएच होती है 2 पे, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनकी ऑप्टिमम पीएच होती है 4 पे, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनकी ऑप्टिमम पीएच होती है 10 पे। तो हर एंजाइम की अपनी अपनी खास ऑप्टिमम पीएच होती है, और हर एंजाइम की अपनी अपनी खास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ये तीनों का ग्राफ है, चारों का ग्राफ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक इंक्रीज करने पे एक्टिविटी बढ़ी है, उसके बाद डिक्रीज हो गई। इसी तरह यहाँ पे पीएच है, ऑप्टिमम पीएच तक इंक्रीज करने पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी, रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ी है, उसके बाद डिक्रीज हो गई। और एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन पे और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन में क्या हुआ है, शुरू शुरू में तो जब आप बढ़ाते गए इंक्रीज हुई, फिर क्या होगी, कांस्टेंट हो गई, क्योंकि अब क्या था आपके पास, एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट थी, एंजाइम जो है वो सैचुरेट हो चुका था, तो मजीद खाली एंजाइम आपके पास नहीं बचा था। इसी तरह यहाँ पर है
कि एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई, बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आके मजीद आपके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए लाइन बिल्कुल सीधी होगी, अभी ऐसी सीधी ही रहेगी, सीधी आगे को जाती जाएगी, चाहे आप जितना मर्जी वहां पे एंजाइम बढ़ाते जाओ। तो क्यों ऐसी सीधी रहेगी? क्योंकि अब यहाँ पे सबस्ट्रेट ही नहीं है। जब सबस्ट्रेट ही नहीं है तो रिएक्शन तो नहीं होना, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? Enzyme inhibitors are substances which alter the catalytic action of the enzyme and consequently slow down or in some cases stop catalysis. तो inhibitors क्या होते हैं? इनकी शक्ल या तो सबस्ट्रेट से थोड़ी बहुत मिलती होती है, इनकी शेप, इनकी कॉन्फर्मेशन या तो सबस्ट्रेट से थोड़ी बहुत मिलती होती है, या फिर इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर बाइंड कर जाए। तो जैसे ही एंजाइम के एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट पर आकर कोई इस तरह की चीज बाइंड करती है जो उसका असल सबस्ट्रेट नहीं होती, तो फिर क्या होता है, ये वाले जो इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करवा देते हैं, एंजाइम को इनएक्टिव कर देते हैं, एंजाइम को रोक देते हैं। तो जब रोक देते हैं उससे फिर एंजाइम जो है वो अपना रिएक्शन आगे प्रोसेस नहीं कर सकता। देयर आर थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। कौन कौन सी होती है? कॉम्पिटिटिव होती है, नॉन कॉम्पिटिटिव होती है एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है। हमने उसकी डिटेल में नहीं जाना, आप लोगों को उसकी डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ ये करें यहाँ से यहाँ तक। एंजाइम इनहिबिशन क्या है? एंजाइम इनहिबिटर्स आर सब्सटेंसेस which alter the catalytic action of the enzyme and consequently slow down or in some cases stop catalysis। ये जैसे ही बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पे तो क्या करते हैं, उसको एंजाइम को स्टॉप कर देते हैं या उसके रेट को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? बिल्कुल इनहिबिटर्स के उलट काम करते हैं। सम एंजाइम्स हैव टू बी एक्टिवेटेड इन ऑर्डर टू वर्क। कुछ एंजाइम को हमें एक्टिवेट करवाना पड़ता है काम करने के लिए। तो एक्टिवेटर्स आर इफेक्टर्स दैट बाइंड टू एन एलोस्टेरिक साइट एंड हेल्प द सबस्ट्रेट टू बाइंड। व्हाट इज एलोस्टेरिक साइट? एलोस्टेरिक साइट कहते हैं उस साइट को जिस साइट पर एक्टिव साइट नहीं होती बल्कि एंजाइम की दूसरी साइट होती है, कोई और जगह। एक्टिव साइट के अलावा कोई भी जगह होगी वो क्या कहलाएगी? एलोस्टेरिक साइट कहलाएगी। तो एक्टिवेटर्स क्या करती है, एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेरिक किसी भी साइट पर बाइंड कर जाते हैं और वो उसके कॉन्फर्मेशन में ऐसी चेंजेस करवाते हैं या उसको वो क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे एंजाइम अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। Cofactors may also be required to turn on an enzyme. They help the substrate fit into the active site. Cofactors इसके अलावा कोफैक्टर्स भी हमें चाहिए होते हैं जो एंजाइम को एक्टिव करते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स क्या करते हैं, एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट को अच्छी तरह फिट करने का काम करते हैं। अदर फैक्टर्स में हमारे पास है एंड प्रोडक्ट है, इफेक्टिव टाइम है, इफेक्टिव लाइट एंड रेडिएशंस है। इनके आपने सिर्फ नेम्स याद कर लेने, इनको इन डिटेल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है। एंजाइम्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है? उनके फंक्शन की बेस पे, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसा वो रिएक्शन कर रहे हैं, जिस टाइप का वो रिएक्शन कर रहे हैं, जिस टाइप का वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेस पे एंजाइम को क्लासिफाई किया गया। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में? 6 कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, नेक्स्ट इज ट्रांसफेरेजेस, नेक्स्ट इज हाइड्रोलेसेस। ये क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्स हैं एंजाइम्स की। इसके आगे कौन सी आती है? लाइएजेस, आइसोमेरेजेस एंड लाइगेजेस। तो इनका काम क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस क्या होते हैं? चले यहाँ पे अगली स्लाइड में। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं, एक स्टूडेंट्स हमेशा बात याद रखें कि जब भी किसी भी चीज़ के किसी भी नेम के एंड पे अगर एज अगर एज आ रहा है तो इसका मतलब है वो चीज़ क्या है? वो एंजाइम है।
तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है, एंजाइम है, उसके नाम से। कैसे कि उसके नाम के एंड पे हमेशा क्या आ रहा होगा, ASE। ये जो अगला एस है वो तो उसको प्लूरल करने के लिए लगा हुआ है। तो ऑक्सीडोरिडक्टेसेस क्या होते हैं, ये बेसिकली ऐसे केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर, ऐसे केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। यहाँ पे क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज क्या, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एक्ट ऑन मैनी केमिकल ग्रुपिंग्स टू ऐड और रिमूव हाइड्रोजन एटम्स। ये क्या करते हैं, ये काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन को या तो रिमूव करवा रहे होते हैं या ऐड करवा रहे होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वही रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन अगर हो रही है तो क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं या हाइड्रोजन को बाहर निकाला जा रहा है। जबकि रिडक्शन में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाए जाते हैं या हाइड्रोजन ऐड करवाया जाता है। तो ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं। तो इन वाले ऐसे किस्म के रिएक्शंस को जो भी एंजाइम्स कैटालाइज करवाते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या होता है, इट परफॉर्म रिडॉक्स रिएक्शंस बाय यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रिडॉक्स भी किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को। रिडॉक्स, रेड कहाँ से आया है, रिडक्शन से, और ऑक्स कहाँ से आया, ऑक्सीडेशन से। तो क्या बन गया, रिडॉक्स बन गया। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। कैसे करवाए जाते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की मदद से करवाए जाते हैं। इनमें एग्जांपल्स क्या हैं, NAD+ है, इन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके अलावा पर ऑक्सीडेजेस, और इसके अलावा ऑक्सीडेजेस। ये वाले तीनों एंजाइम्स कौन से हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स हैं। एग्जाम्पल करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस के नेम से हमें पता चल रहा है ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक मॉलिक्यूल को कैरी करके दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। ये बिल्कुल व्हीकल का काम करते हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग बस और ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कार्स यूज़ करते हैं, उबर यूज़ करते हैं, ट्रेन यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे नकलो हमल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसी तरह हमारे अंदर मौजूद कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जो या तो कभी कभार सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते या सेल से बाहर नहीं निकल सकते। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ट्रांसपोर्टर्स चाहिए होते हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ट्रांसफेरेजेस होते हैं जो उस मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाते हैं। इनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि मैनी केमिकल ग्रुप्स बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह पे, एक डोनर मॉलिक्यूल से दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तक। Mechanism of action इनका क्या है, it catalyzes the transferring groups like amino, phosphoryl, carboxyl, carbonyl between different substances। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ग्रुप्स को ट्रांसफर किया जाता है, और वो ग्रुप्स भी कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स मोस्टली होते हैं, जैसे कि अमाइनो ग्रुप है, फोस्फोराइल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इनको ट्रांसफर किया जाता है। इनके एग्जांपल्स क्या है, काइनेजेस हैं, ट्रांसएमाइनेजेस हैं एंड फॉस्फोराइलेजेस हैं। इसकी डिटेल में जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस का आप लोग अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लें साथ साथ कि हाइड्रोलेसिस क्या होते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज करवाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज, ऐड वाटर अक्रॉस बॉन्ड्स एंड हाइड्रोलाइजिंग इट। ये क्या करते हैं, वाटर को ऐड करवा के तोड़ देते हैं, किसी चीज में वाटर को ऐड करवाते हैं और वहां पे उसकी लाइसिस भी करवा देते हैं, वाटर टूट भी जाता है। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलेसिस। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो वाटर को ऐड करवा के उसको तोड़ने का काम करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन। इट परफॉर्म्स रिएक्शन बाय एडिंग वाटर विच ब्रेक्स दी बॉन्ड्स। उससे क्या होता है कि जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल किसी जगह पे ऐड होगा, उससे क्या होगा, वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाता है। इसकी एग्जांपल्स में क्या है, फोस्फोडाइस्ट्रेजेस हैं विच ब्रेक्स फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइडेजेस हैं विच ब्रेक्स अमीनो एसिड बॉन्ड्स। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करने में आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है लाइएजेस। लाइएजेस क्या होते हैं, लाइएजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं
जो नॉन हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाते हैं। क्या करवाते हैं? नॉन हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, जिसमें वाटर ऐड नहीं होता। वाटर को ऐड किए बगैर बॉन्ड को तोड़ा जाता है। तो ऐड कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया क्रॉस डबल बॉन्ड्स और रिमूव देम फॉर्मिंग डबल बॉन्ड्स। तो इसमें क्या किया जाता है? इनमें वाटर के अलावा कुछ और चीजें ऐड करवाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया या कुछ और, कोई भी नॉन हाइड्रोलिटिक चीज, और उसकी वजह से सॉरी उसकी वजह से वहां पे बॉन्ड को ब्रेक करवा लिया जाता है। एग्जाम्पल्स में इसके क्या क्या आता है? एल्डोलेसिस है, सिंथेसिस है, डीकार्बोक्सीलेसिस है। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इसमें ये याद करें कि लाइएसिस का फंक्शन क्या होता है। उसका फंक्शन क्या है? कैटालाइज नॉन हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसी तरह हाइड्रोलाइसिस का फंक्शन क्या होता है? कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, दैट इज क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। इसके अलावा ट्रांसफरेसिस का काम क्या होता है? कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। और ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज का काम होता है कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। आप सिर्फ इतनी इतनी बात याद करें, बाकी मुझे डिटेल ना करें। नेक्स्ट है आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, सॉरी ऐसे एंजाइम्स जो क्या करवाते हैं? आइसोमराइजेशन करवाते हैं। आइसोमराइजेशन क्या होती है? ये मैंने आप लोगों को मिल्क से पहले करवाया था, जिसमें हमने देखे थे कार्बन के कार्बोहाइड्रेट्स की नेंटियोमर्स, एपीमर्स, एनोमर्स। तो वो क्या थे वहां पे? सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही थी, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला वही था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही था, सिर्फ चेंज क्या आ रहा था? स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में चेंज आ रहा था, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। तो स्ट्रक्चर चेंज होने पे आइसोमर्स बन जाते हैं। तो ये आइसोमरेजेस क्या होते हैं? ये कैटालाइज कराते हैं उन रिएक्शंस को जहाँ पे आइसोमराइजेशन हो रही होती है। एग्जाम्पल्स नहीं करनी। लाइगेजेस, लाइगेजेस क्या होते हैं? ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो नए बॉन्ड्स बनवाते हैं, तो दो चीजों को आपस में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? नए बॉन्ड्स बना के। तो लाइगेजेस एक्ट एज स्मथ बॉन्ड, एक्ट एज एल्फी। जैसे हम घर में एल्फी या स्मथ बॉन्ड यूज करते हैं दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए, इसी तरह लाइगेजेस होते हैं, ये दो चीजों को आपस में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? वहां पे बॉन्ड नया बनवा देते हैं, और बॉन्ड बनवाने के लिए उनको एटीपी चाहिए होता है। कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स बाय यूटिलाइजिंग एटीपी। एग्जाम्पल नहीं करनी, और ये आप लोगों के रफ। हाँ जी, क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर है। नो मैम, क्लियर है।